देखो हम लोग पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, आज फैक्टर्स पढ़ाएंगे और उसके बाद अगली क्लास में मेथड पढ़ाएंगे और एक क्लास में न्यूमेरिकल कराएंगे, यानी कि 2 क्लास और लगेगी और एक क्लास में इनकम और वो बता दें, मतलब 3 क्लास और लगेगी और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। देखो जरा, जब कहते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या बनता है कि हमने इलास्टिसिटी के टाइप्स आपको बताए थे और हमने कहा था 2 याद रखना भाई तुम लोग, इलास्टिक और इनइलास्टिक। ये 2 आप याद रखना, इलास्टिक इनइलास्टिक। क्या है, जब आप इलास्टिक बोलते हो मतलब डिमांड में फ्लक्चुएशन हाई होगा एज कंपेयर टू प्राइस, डिमांड में चेंज ज्यादा होगा। और इनइलास्टिक का मतलब है डिमांड में जो फ्लक्चुएशन है वो लो होगा या लेस होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइस। मतलब यहां पे प्राइस थोड़ी सी चेंज होगी, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होगा। यहां प्राइस ज्यादा चेंज होगी, डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज होगा। ये है क्या कि अगर हम कहते हैं हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक होने का क्या मतलब है कि अगर हमने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया, अगर हम कहते हैं डिमांड हमारे प्रोडक्ट की इलास्टिक है तो प्राइस आपने थोड़ा सा भी बढ़ाया, मान लो 10% बढ़ा दिया या 5% बढ़ा दिया, ठीक है, तो बहुत से लोग आपका प्रोडक्ट छोड़ के चले जाएंगे। सेम वे अगर आपने प्राइस थोड़ा सा भी कम किया तो बहुत से लोग आपका प्रोडक्ट और खरीदने लग जाएंगे। जब आप बोलते हो ना इलास्टिक डिमांड, देखो ये चीज समझो तो फैक्टर्स आसानी से याद हो जाते हैं। जब आप बोलते हो इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड फॉल बाय ग्रेट एक्सटेंट। बहुत से लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना छोड़ देंगे, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग इलास्टिक डिमांड। या प्राइस के कम होने से डिमांड राइजेस बाय ग्रेट एक्सटेंट, कि बहुत से लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे। तो छोड़ने वाले भी ज्यादा और खरीदने वाले भी ज्यादा होंगे अगर इलास्टिक डिमांड होती है। और अगर हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड, तो प्राइस के चेंज होने से, प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर आपने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड फॉल बाय स्मॉल मार्जिन। थोड़े बहुत लोग जो होंगे वो बस स्विच करेंगे इधर उधर, तो आपकी डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और अगर आपने प्राइस कम करी तो डिमांड राइजेस बाय स्मॉल मार्जिन। हाँ भाई, सबको ये समझ में आ गया इलास्टिक और इनइलास्टिक होने का क्या मतलब है? कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो बहुत बढ़ेगी, कम होगी तो बहुत कम होगी, इलास्टिक के केस में। और इनइलास्टिक के केस में डिमांड बढ़ेगी थोड़ी बहुत या कम भी होगी तो थोड़ी बहुत। तो जब आप बात करते हो ना फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप बस यही रिलेट करना करोगे कि उस फैक्टर की वजह से डिमांड इलास्टिक कब होगी और इन इलास्टिक कब होगी। आप यूनिट पे फोकस ही नहीं करोगे, आप परफेक्टली इलास्टिक पे फोकस नहीं करोगे, आप परफेक्टली इन इलास्टिक पे भी फोकस नहीं करोगे। हम जब फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं तो सिर्फ इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में ही रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला फैक्टर है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब ये अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है? देखो सब्स्टिट्यूट तो सबको पता है, वो प्रोडक्ट जो सेम तरह की डिमांड को पूरा कर दे। लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूट बोलते हो तो इसमें होता है एक क्लोज सब्स्टिट्यूट और एक होता है डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट। अभी हमको जाना है कानपुर से दिल्ली, ठीक है,
अब कानपुर से दिल्ली जाने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला, हम बाय रोड जा सकते हैं। दूसरा, हम बाय क्या कहते हैं, ट्रेन जा सकते हैं। हम बाय प्लेन जा सकते हैं। ठीक है, अब रोड में भी हम लोग प्राइवेट कार से जा सकते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। बस ये सारे ऑप्शन है। नॉर्मली हमें क्या लगता है कि सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, विच मीन सारे एक दूसरे के क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए। लेकिन समझो जरा, ये सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन ये डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट है। ये सारे हमको कानपुर से दिल्ली पहुंचा देंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सर्विसेज हैं। जब आप क्लोज सब्स्टिट्यूट बोलते हो ना तो एग्जैक्टली सेम सर्विस। अब एग्जैक्टली सेम सर्विस मतलब आपने कहा प्लेन से जाएंगे तो एयर इंडिया या इंडिगो नेशन, ये होती है एग्जैक्टली सेम सर्विस। भाई ये दोनों प्लेन है, फ्लाइट की सर्विसेज दे रही हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अब आप कहोगे हमें ट्रेन से जाना है या फिर हम प्लेन से जाएं, भाई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं। सब्स्टिट्यूट है बट क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। किराए में डिफरेंस है, प्लेन से आप जाओगे शायद 5,000 8,000 या 10,000 लगेगा, ट्रेन में आप 200-300 से स्टार्ट हो जाता है, 2,000 तक चला जाएगा। तो ऐसे तो प्राइस का डिफरेंस हो गया। प्लेन आपको जो है 1.5 घंटे में 1-1.5 घंटे में पहुंचा देगी दिल्ली, और ये को कम से कम 6 घंटा 8 घंटा लेट हुआ तो 12-12 घंटा लग जाए। ठीक है, और भी चीज़ों का डिफरेंस है। कुछ ऐसा नहीं कि ट्रेन में नेगेटिव ही है, ट्रेन में अपना रुकते रुकाते जाओ, ट्रेन पे जहाँ रुक रही प्लेटफॉर्म पे उतर रहे हैं, चाय समोसा खाते हुए जा रहे हैं, उसमें तो बैठ गए, जिन्होंने खिलाया खिलाया, नहीं खिलाया तो बस पहुंच जाओ। ठीक है, इसमें लेट जाओ, टहल लो, बहुत सी चीजें होती हैं, तो डिफरेंसेस हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि कार से जाना और ट्रेन से जाना एग्जैक्टली सेम है। तो ये सब जो हमने बताया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट ये है। इसीलिए बोला जाता है कि इंडियन रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इंडियन रेलवे की मोनोपोली है। क्या है? मोनोपोली है। हम लोग कहते हैं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो दिमाग में तो आना चाहिए सर ट्रेन के बजाय हम बस से भी तो जा सकते हैं, तो ये क्यों कह रहे हैं कि इसकी मोनोपोली है? मोनोपोली इसलिए है क्योंकि रेलवे सर्विसेज इंडियन रेलवे के अलावा कोई नहीं चला रहा है, तो इसलिए वहां पे बोला गया है कि वो मोनोपोली है, कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहते हैं वो नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। तो जब हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में दो चीजें मैटर करती हैं। एक, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नॉट अवेलेबल है, और दूसरा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट भी मैटर करते हैं। लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट मोर है या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट लेस है, ये दोनों मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंबाइन करके एक फैक्टर हम लोग बनते हैं कि मोर नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, लेस नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो अब देखो, जब क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वहां पे क्या होगा, कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन होगा कि आपने अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया तो हम आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जैक्टली है तो हम पूरा छोड़ के हम उधर चले जाएंगे, ज्यादातर लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो वहां पे डिमांड क्या होगी, डिमांड में फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। सेम वे मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वहां पे भी क्या होगा, अगर आपने प्राइस बढ़ाया, क्योंकि इतने ज्यादा सब्स्टिट्यूट हैं तो कोई एक पे जाएगा, कोई दूसरे पे जाएगा, कोई तीसरे पे जाएगा, कोई चौथे पे जाएगा, सब पे अगर थोड़ा थोड़े भी गए तो आपकी डिमांड में बहुत फर्क आएगा। मींस वहां पे भी डिमांड क्या हो जाएगी, वहां पे भी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक हो जाएगी। तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है या लेस है तो वहां पे क्या होगा, डिमांड इन इलास्टिक होगी, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। अब क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट है वो क्लोज नहीं है, डिस्टेंट है, तो हर कोई स्विच भी नहीं करना चाहेगा, तो कुछ लोग जाएंगे, या थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो उस पर भी थोड़े बहुत लोग जा पाएंगे, तो वहां पे डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होने का मतलब है डिस्टेंट या पुअर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, समझो, या तो थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे या फिर डिस्टेंट और पुअर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे। तो ये चीज क्लियर है। अब इसमें आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से सोचो ना, हमने एक इंडियन रेलवे का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, कि इंडियन रेलवे में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अब जिसको कानपुर से दिल्ली जाना है, गरीब आदमी है,
रेलवे उसको 150-200 रुपए में लेके चला जाएगा। वो क्या प्राइवेट कार से जाएगा? कभी पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। वो तो वैसे ही गरीब है, तो प्राइवेट कार तो होगी नहीं। अब बस से जाना चाहेगा तो बस का किराया ज्यादा महंगा होता है एज कंपेयर टू ट्रेन। आप समझो, अगर आप कानपुर से दिल्ली बस से जा रहे हो तो शायद 600 या 500 रुपए, अगर आप नॉर्मल बस से जा रहे हो तो आपका लगेगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं एक रफ आइडिया दे रहे हैं, तो आपका 600-500 रुपया लगेगा अगर आप बस से जा रहे हो, और ट्रेन से वही चीज आपको 150 रुपए में लेके जाएगी। तो अब अगर रेलवे ने अपना किराया थोड़ा बढ़ा भी दिया, 150 से 200 कर दिया, बात समझो, रेलवे ने अपना किराया बढ़ा दिया, 150 से जो है 200 कर भी दिया। अब जो गरीब आदमी है, ठीक है, बस सारे टिकट्स का किराया बढ़ा, बात समझो, सारे टिकट्स का किराया बढ़ा, हम एक गरीब आदमी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि वो यार बस को तो अभी भी नहीं हायर कर पाएगा ना, अभी भी बस का किराया 600-700 के आसपास चल रहा है, ठीक है। प्लस हम कह रहे हैं उसने स्लीपर का भी बढ़ा दिया, उसने एसी का भी बढ़ा दिया। अब जो ट्रेन से जा रहा है उसको क्या है कि यार ट्रेन में आराम से लेट के जा रहे हैं, टॉयलेट सब अवेलेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस में बैठे बैठे कमर दुख जाएगी, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं। तो इसीलिए अगर हम कह रहे हैं ट्रेन बस, ये क्लोज नहीं है, डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट है, तो हर कोई ट्रेन की जगह बस को प्रेफरेंस नहीं देगा। अगर ये अपना फेयर बढ़ाते भी हैं, टिकट प्राइस ये बढ़ा देते हैं, अगर ये अपने टिकट प्राइस थोड़े बहुत बढ़ा भी देते हैं, तो उससे कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई हटाओ यार, इससे अच्छा तो बस है। अब वो एसी चल रहे होंगे तो उनको कहे भाई इससे अच्छा एसी बस से चले जाओ उतना ही टाइम लेगी, थोड़ा कम है, या जो भी जैसे भी वो कंपेयर करेंगे। लेकिन हर कोई नहीं जा सकता है क्योंकि दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। और ट्रेन में ऐसा नहीं होता है कि दो अलग अलग ट्रेनें दिल्ली में जा रही हैं तो उन दोनों को हम क्लोज सब्स्टिट्यूट मान लेंगे। भाई सब इंडियन रेलवे चला रहा है, किराया बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, ठीक है। और ये खास बात होती है कि ट्रेन के एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेन जा रही है, अनटिल अनलेस वो राजधानी शताब्दी ना हो, सेम कैटेगरी की जो ट्रेन होती है ना, तो उसमें चाहे जो सा क्लास ले लो, ऑलमोस्ट सबका किराया क्या रहता है, सेम रहता है। जनरल सबका जनरल का सेम रहेगा, एसी सबका एसी का सेम रहेगा, अगर वो सेम कैटेगरी में है, ठीक है ना। तो उनको आपस में आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे। तो ये है आपका पहला फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। फिर देखो आते हैं हम लोग दूसरे फैक्टर पे, एंड दैट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। तो ये बस और ट्रेन वाला समझ गए थे ना, यहाँ पे ये जो हमने समझाया था, ये वाला। अब मान लो इंडियन रेलवे के अलावा एक अलग से ट्रेन चल रही होती, अंबानी रेलवे, अडानी रेलवे, इस तरीके से अलग अलग ट्रेनें चल रही होती जो कि फ्यूचर में हो सकता है चलने भी लग जाए। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया ना, क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो फिर वहां पे आदमी देखता है कि यार इंडियन रेलवे किराया बढ़ा है, चलो हम अंबानी रेलवे चले जाएंगे, हम अडानी रेलवे चले जाएंगे। तो फिर क्या होता, फ्लक्चुएशन ज्यादा होता तो डिमांड इलास्टिक हो जाती। तो बस वही चीज है कि अगर आपको जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या मोर है तो डिमांड इलास्टिक हो जाती, नहीं है, पुअर है या लेस है तो इनइलास्टिक हो जाती है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। जब आप नेचर ऑफ कमोडिटी बोलते हो तो वो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, नेसेसिटीज, कंफर्ट, लग्जरीज। जिसमें अगर हम नेसेसिटी की बात करें तो नेसेसिटीज वो होती हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होती हैं। अब जब आप सर्वाइवल की बात करो, जब आप नेसेसिटी की बात करो तो हम कहते हैं फूड। अब फूड में सर्वाइवल के लिए क्या है कि आपको भाई एक दो रोटी मिल जाए, बेसिक आलू की सब्जी भी मिल जाए, आप खा लोगे। ये गवर्नमेंट का अगर आप देखोगे प्रॉपर डेटा है, जहां पे हम लोग ने पावर्टी लाइन में उतना डिटेल में हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है पावर्टी चैप्टर में, कि जो पावर्टी लाइन कैसे डिसाइड होती है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स, एक इंसान को बेसिक न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चाहिए डेली बेसिस पे, अगर इंसान को वो मिलता रहेगा ना तो फिजिकली इतना रहेगा कि अपने डे टू डे काम को परफॉर्म कर लेगा। वो कोई बहुत बॉडी वॉडी नहीं बना पाएगा, समझो, वो एकदम मतलब बॉडी वॉडी बना के ऋतिक रोशन और सलमान खान नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके साथ ये रहेगा कि उसकी बॉडी हेल्दी रहेगी, वो अपने डेली काम कर सकता है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब वो बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए आपको पनीर और छोले भटूरे और बिरयानी और चिकन ये सब खाने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक आपका दाल चावल रोटी सब्जियों में निपट सकता है। तो जिंदा रहने के लिए आपको वो भी मिल जाए, आप जिंदा रह सकते हो। वो ये नहीं है कि पनीर के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो या चिकन के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो। वो सब क्या है कि आपके पास पैसा है, आप अच्छा खाना चाहते हो तो वो कंफर्ट्स में आ जाते हैं। अब आप 5 स्टार में जाके खाना चाहते हो, वो लग्जरीज में आ जाते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि पनीर नहीं खाओगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो, या बिरयानी नहीं खाओगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो। सर्वाइवल के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनको नेसेसिटी बोला जाता है। तो अगर हम फूड बोलते हैं तो फूड में भी सर्वाइवल वाले फूड अलग होते हैं कि जो आपको बेसिक मिल जाए। रोटी दाल चावल आप जिंदा रह लोगे, रोज रोटी दाल चावल खा के आप जिंदा रह सकते हो, आपकी बॉडी को बेसिक न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो अब जैसे अगर हम कहते हैं सॉल्ट, सॉल्ट हमारी नेसेसिटी का पार्ट है, इसके बिना तो आदमी जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तुम नमक खाना छोड़ दो, मर जाओगे भाई, बीमारी हो जाएगी तुमको, ठीक है। नमक हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, आयोडीन हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो नमक तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो सॉल्ट एक बेसिक नेसेसिटी का पार्ट है। अब इसका प्राइस चाहे बढ़ जाए या कम हो जाए तो इसकी तो डिमांड में कोई फर्क नहीं आता है, इसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन जो बाकी की नेसेसिटीज हैं, समझो नमक भी नेसेसिटी में है, लेकिन इसको हम लोग यहां से इस कैटेगरी से भी हटा देते हैं, क्योंकि नमक एक ऐसा है जिसके बिना तो खाना आप खा ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो उसका जब प्राइस कम हो जाए बढ़ जाए, आप उसको तो डिमांड में फ्लक्चुएशन ही नहीं आता है, वो तो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की चीजें होती हैं, रोटी हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, अब उसमें आप क्या करते हो, आप उसमें थोड़ा सा और वैरायटी पे चले, थोड़ा सा लोअर वैरायटी पे चले जाओगे। आप बेसिक दाल चावल खरीद रहे हो, ठीक है, अब उसमें भी बहुत रेंज आती है, कुछ बहुत खराब क्वालिटी का होता है, कुछ थोड़ा ठीक ठाक क्वालिटी का होता है, कुछ बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। तो वहां पे अगर प्राइस में कोई चेंज हो भी रहा है तो आप खाना बंद तो नहीं करोगे, आप थोड़ा बहुत अपनी डिमांड को एडजस्ट करते हो। आप जहां एक गरीब आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, क्योंकि हम नेसेसिटी पे, भाई अमीर आदमी तो नेसेसिटी पे यार पैसे वाला है, मिडिल इनकम नेसेसिटी पे तो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, बट एक गरीब आदमी क्या करता है, वो थोड़ा बहुत तो नेसेसिटी पे एडजस्ट करता ही है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करता है। तो इसीलिए इसकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, क्योंकि ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे, जैसे तैसे मैनेज करोगे, थोड़ा क्वालिटी के हिसाब से चेंज कर लोगे, बट कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि ये सर्वाइवल वाली चीज है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलना है। कंफर्ट और लग्जरी की बात करें तो लाइफ में कंफर्ट ऐड हो रहा है, लग्जरी स्टेटस सिंबल की बात हो रही है। इनकी डिमांड के साथ क्या होता है, कंफर्ट। अब देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि आप एक लाइफ जीते हो और एक लाइफ जीने की ख्वाहिश रखते हो, ठीक है, ये चीज याद रखना। ये इंसानों की फितरत है कि वो एक लाइफ जी रहे होते हैं और एक लाइफ जीने की ख्वाहिश रख रहे होते हैं कि कैसी लाइफ वो जीना चाहते हैं। और कंफर्ट और लग्जरी किसका पार्ट होता है, जो लाइफ जीना चाहते हैं। अगर वो बंदा नेसेसिटी पे सरवाइव कर रहा है तो वो कंफर्ट के सपने देखता रहता है, अगर वो कंफर्ट तक पहुंच गया है तो कंफर्ट वाली लाइफ तो जी रहा है, पर वो लग्जरी के सपने देखता रहता है, ठीक है। अगर वो लग्जरी पे भी पहुंच जाता है ना तो वहां पे भी नहीं रुकता है, लग्जरी में भी फिर वो एकदम ऑप्युलेंट कि अंबानी है अडानी टाइप की लाइफ जीने की कोशिश करता है। तो इंसान की सोच कभी रुकती नहीं, वो एक ऊपर का सोचता है। तो होता क्या है कि अब वो नेसेसिटी पे तो सरवाइव कर रहा है, कुछ चीजें ऐसी जो उसके लिए कंफर्ट का पार्ट है, वो उनको खरीदना चाहता है, लेकिन वो उतनी अफोर्डेबल नहीं है, अभी उसके प्राइस रेंज में नहीं है। बाय चांस उसका प्राइस कम हो गया तो वो क्या करेगा, वो तुरंत उसको खरीद लेगा। अब एक बार क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने BS4 शायद था कि BS3 था, अब एग्जैक्टली हमें याद नहीं, जो बाइक और कार में इंजन चलते हैं, ठीक है, तो पोल्यूशन के हिसाब से वो कैटेगरी बनाई गई, लाइक अभी BS6 चल रहा है। तो शायद जब BS3 गवर्नमेंट ने बंद करना था तो गवर्नमेंट ने भाई कंपनीज को कह दिया कि भैया आज से ये बंद हो जाएगा, इस तारीख के बाद से इसका हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे इस इंजन मॉडल का। तो अब कंपनियां जितनी भी थी जिन्होंने बाइक बना रखी थी, तो अब उनके पास एक चैलेंज आ गया कि भाई क्या करें, क्योंकि हमको इतना टाइम दिया गया, इसके बाद ही इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तब उनके पास देखो एक ऑप्शन तो था कि इंडिया के बाद अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अफ्रीका चले जाओ जो हमसे बहुत गरीब हैं, वहां पे रूल्स बहुत नॉर्मल होते हैं। देखो आप जितना डेवलप कंट्री पे जाओगे रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, जितना आप डेवलपिंग या लेस डेवलप कंट्री पे जाओगे रूल्स उतने नॉर्मल होते हैं। अगर आप देखो जैसे हम लोग अपने खाने पीने में बहुत सी चीजें यूज करते हैं, जो कलरिंग फूड एजेंट यूज किए जाते हैं इंडिया में, जो कि इंडिया में अलाउ हैं, लेकिन आप यूरोप और ब्रिटेन और अमेरिका में अगर पता करोगे तो वो बैन है। शुगर अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा, लाइक इंडिया में जो चॉकलेट्स मिलती, मिल्क चॉकलेट, ठीक है, उसमें शुगर अलग से मिला दी जाती है, लेकिन आप बाहर की कंट्रीज में देखोगे तो शुगर जो बच्चों के खाने की चीजें होती हैं उसमें बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे नहीं आप जितना चाहो शुगर घोल लो या जितना चाहो फूड कलरिंग एजेंट घोल लो, ठीक है।
तो उन्होंने बैन कर रखा, हमने अलाउ कर रखा है। सेम वे जो चीज हमने बैन कर रखा है वो हमसे गरीब जो देश है उन्होंने अलाउ कर रखा है। तो उन कंपनी के पास एक ऑप्शन था कि हमारी बाइक्स वहां जाके बिक जाएंगी, बट ठीक है वहां ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होगी, पहले जितनी इंडिया में बेच सकते हो बेचो। उन्होंने बाइक्स पे डिस्काउंट दे दिया, 10-10 हजार 5-5 हजार का डिस्काउंट दे दिया, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। पता चला शोरूम्स के बाहर लाइन लग गई है बाइक खरीदने वालों की, ये हाल था। एक मेरे ख्याल से होंडा या किसकी एक आती नावी, छोटी सी एकदम, वो तो क्या था अगर तुम होंडा की R15 ले लो तो उसका तो नावी फ्री दिए दे रहे थे, तो लाइन लग गई। तो हुआ क्या, आपने थोड़ा सा प्राइस कम किया, डिमांड में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो गया, खरीदने वाले बहुत आ गए, या आपने प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ाया तो बहुत से लोगों ने कहा भाई नहीं खरीदेंगे, तो यहां पे डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। सेम वे लग्जरी के केस में भी होता है। तो इन दोनों की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। इनकी प्राइस कम होती है, बहुत से लोग इनकी तरफ भागते हैं, ठीक है। इनका प्राइस बढ़ता है तो बहुत से लोग छोड़ देते हैं, हटाओ नहीं खरीदना है। तो नेसेसिटी की डिमांड इनइलास्टिक होगी और कंफर्ट और लग्जरी की डिमांड इलास्टिक होगी। सॉल्ट हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है सिर्फ बताने के लिए, सॉल्ट एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे हम कह सकते हैं कि इसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सॉल्ट को हम लोग कभी इसके एग्जांपल में नहीं देना, आप सॉल्ट के अलावा कोई भी नेसेसिटी का एग्जांपल दे लेना, सॉल्ट को ना रखना। सॉल्ट को हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक में डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारे दो फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड नेचर ऑफ कमोडिटीज। तीसरा है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, कि किसी कमोडिटी पे हम कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं। हम इतना मान के चलते हैं कि जितने लोग यहां पे हैं सब लोग सुबह उठ के ब्रश तो करते होंगे, कोई इतना गंदा नहीं यार कि ब्रश ना करता। एक टूथपेस्ट आप बहुत महंगा ले आओगे, 250-300 रुपए का ले आओगे, अगर बड़ा वाला ले भी आए, हम कह रहे हैं 300 रुपए का लेके आ गए एक बड़ा टूथपेस्ट, तो वो मेरे ख्याल से चलता है महीनों, 2-3-4 महीना चल जाता है आराम से। बाकी घर पे फैमिली मेंबर्स पे भी डिपेंड करता है, बट अब पहले जैसा रहा नहीं। पहले क्या होता था, बड़ी फैमिली होती थी और घर में इतने क्या कहते हैं अटैच बाथरूम का कल्चर नहीं होता था, एक बाथरूम या 2 बाथरूम घर पे होते थे। तो टूथपेस्ट अगर आ रहा है तो पूरा घर उसी को यूज करता था, तो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता था। अब चीजें बदल चुकी हैं, अब सबके अपने सेपरेट रूम होते हैं, रूम के साथ अटैच टॉयलेट्स होते हैं, सबका अपना टूथपेस्ट अलग होता है, सबका सोप अलग होता है, सबका शैम्पू अलग होता है। पहले चीजें अलग थी, एक शैम्पू पूरा घर यूज कर रहा है, एक साबुन पूरा घर यूज कर रहा है, ठीक है, एक टूथपेस्ट पूरा घर यूज कर रहा है। तो पहले खपत ज्यादा होती थी, अब तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमने कहा ना कि को 3-4 महीने 6 महीने चल जाए टूथपेस्ट, खत्म ही ना हो। भाई टूथपेस्ट है, कोई क्रीम तो है नहीं कि आपने ऐसे ले गया मुंह पर रगड़ लिया, थोड़ा ही सा तो लेते हो, ठीक है। तो अब उस पे भी आपने टूथपेस्ट अपने ब्रश पे लगाया और टैप के नीचे ऐसे ले गए और वो गिर गया, अगर वो गिर गया तो क्या मम्मी ने हाहाकार कभी मचाया है कि ला इसने जो है बर्बाद कर दिया टूथपेस्ट? हाँ भाई, हमारा कभी ऐसा मम्मी ने एकदम आफत मचा दी किसने टूथपेस्ट गिरा दिया? नहीं, क्योंकि वो टूथपेस्ट 300 रुपए का आप 5 महीने चलाओगे, मतलब 1 महीने पे अगर आप देखो तो 60 रुपए ही तो खर्चा हो रहा है। तो पूरी इनकम का वो कितना पार्ट है उस पे? या सोप हो गया, सोप में अगर आप पेयर्स लेके आओ, आप 2 दिन नहाओगे, तीसरे दिन अपने आप गल के खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस पे पैसा कितना खर्चा हो रहा है? एक स्मॉल प्रपोर्शन खर्चा हो रहा है हमारी इनकम का। अब उसका अगर प्राइस बढ़ता भी है तो 60 वाली चीज बढ़ के कितने की हो जाएगी? अरे 70 की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी। बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस आ जाएगा क्या हमारे ऊपर? नहीं आएगा ना। तो इसलिए इसकी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक होती है, क्योंकि इन पे इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट हम खर्चा कर रहे हैं। तो अगर ये बढ़ता भी है तो 60 से अगर 80, 60 रुपीज से अगर 80 रुपीज हो भी गया तो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा, उससे मेरी इनकम में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हम बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, गर्मी का टाइम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भरपूर आता है क्योंकि लोग जम के एसी चला रहे होते हैं। अब वहां पे आप एक काम करना कि अपने रूम का एसी ऑन किया और छोड़ दिया, और पूरे घर में टहलो, चले गए घूमने एसी ऑन करके, अगर मम्मी या पापा ने देख लिया तो आपकी खैरियत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे उनकी इनकम का एक लार्ज प्रपोर्शन खर्चा हो रहा है। समझो, बिजली का बिल आपकी इनकम का एक अच्छा खासा पार्ट है, आप पे कर रहे हो, कोई 15,000 पे कर रहा है, कोई 20,000 पे कर रहा है, सब्जेक्ट टू आप कितना यूज कर रहे हो। अब वो जब आपका बढ़ता है, अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ा दिए, तो हो सकता है आपका 15,000 आने वाला बिल
सीधे सीधे 18,000 हो जाए तो 3,000 का एक डिफरेंस है आपकी इनकम में, जो आपको समझ में आएगा कि 3,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने हैं, 10,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने हैं, 20,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने हैं। 10-20 रुपए एक्स्ट्रा देने नहीं खलते हैं, लेकिन ये आपका डिफरेंस आपको दिखेगा। तो इनकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी, क्योंकि इनका जब प्राइस बढ़ता है, जिन चीजों पे आप अपनी इनकम का एक अच्छा खासा पार्ट खर्चा कर रहे हो, जब उसका प्राइस बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट आपकी इनकम पे बनता है, आपकी इनकम पे उसका असर पड़ता है। मान लो आप महीने में 80,000 रुपीज कमा रहे हो, तो 20 रुपया 80,000 में से 20 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 80,000 में 3,000, 4,000, 5,000 एक बड़ी अमाउंट हो जाती है, तो वो आपको फर्क पड़ेगा। इसलिए आप अपनी डिमांड को एडजस्ट करोगे। डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। प्राइस अगर कम होगा तो आप अपनी डिमांड को बढ़ा दोगे ज्यादा, और प्राइस अगर बढ़ा तो आप अपनी डिमांड को बहुत कम भी कर दोगे। और इनके केस में क्या है, प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, अगर टूथपेस्ट सस्ता भी होगा ना तो कोई एक्स्ट्रा थोड़ी है कि दिन में 4 बार ब्रश करने लग जाओगे, कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत डिमांड में फर्क आता है कि चलो अच्छा ये वाला साबुन ही थोड़ा सस्ता वाला चले जाओ। वो भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि चलो पियाज महंगा हो गया तो हम चलो किससे, डिटॉल से नहा लें, ठीक है। लाइफ बॉय से तो कभी कोई ना नहाना। तो ये चीज है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। खैर चलो, तो ये हो गया हमारे 3 फैक्टर। फिर होता है नंबर ऑफ यूजेस। अब ये नंबर ऑफ यूजेस ये हम लोग ने पढ़ा है ना, कॉम्पोजिट डिमांड, सर्टेन कमोडिटीज कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस, लाइक इलेक्ट्रिसिटी के हैव मल्टीपल यूजेस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मल्टीपल यूजेस होते हैं इसके। अब जिस चीज के मल्टीपल यूज होते हैं उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि जब प्राइस फॉल करेगा आप नंबर ऑफ यूजेस को बढ़ा दोगे, और जब प्राइस राइज करेगा आप नंबर ऑफ यूजेस को कम कर दोगे। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल हो गया, मिल्क का एग्जांपल हो गया। बिजली सस्ती हो जाए, आप देखो आप अपने टॉयलेट में भी एसी लगा दोगे, आप किचन में भी एसी लगा दोगे। बिजली अगर बहुत सस्ती हो जाए, वही बिजली अगर बहुत महंगी हो जाए, ठीक है, तो आप उसके नंबर ऑफ यूजेस कम कर दोगे, आप अननेसेसरी एसी को कम कर दोगे, आप कोशिश करोगे कि इसका कम यूज करें। तो नंबर ऑफ यूजेस बढ़ा दिए जाते हैं जब प्राइस कम होता है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। या नंबर ऑफ यूजेस कम कर दिए जाएंगे अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड बहुत तेजी से कम होगी। बट लिमिटेड यूज जो है उसमें अलग होता है। यहां तो आप समझ गए ना, प्राइस कम हो गया करे रहो इस्तेमाल हर जगह, प्राइस बढ़ गया यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बस वही इस्तेमाल करो, हर जगह इस्तेमाल ना करो। लेकिन लिमिटेड यूज वाले जो होते हैं, सिंगल यूज या लिमिटेड यूज, उनकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। क्यों भाई? अब अगर प्राइस बढ़ भी गया तो जितना यूज करना है उतना तो मजबूरी है ना, जहां यूज करना वहां तो करोगे, तो उसमें आप कितनी कटौती कर लोगे? थोड़ी बहुत। तो डिमांड में फर्क थोड़ा बहुत आएगा। और अगर प्राइस कम भी हो गया, अब क्योंकि उसका एक लिमिटेड यूज है, प्राइस कम भी होगा तो हम एक्स्ट्रा क्या ला के रखें? जबरदस्ती ला के रख लें। क्यों? सस्ता मिल रहा है तो बस ला के रख लो। ये तो देखो तुम इस्तेमाल कहां कर पाओगे, कहीं और जगह तो इस्तेमाल हो नहीं पाएगा, तो बेकार है ना खरीदना। तो इसीलिए अगर नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा हैं तो इलास्टिक होगा, नंबर ऑफ यूजेस लिमिटेड है तो इनइलास्टिक होगा। ये हो गया नंबर ऑफ यूजेस। फिर एक होता है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट समझते हो ना, यार अभी नहीं रुक के ले लेंगे। बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवा लिख दी, मेडिकल स्टोर पे गए, पता क्या उसने कहा 600 की दवा हो रही है, तुमने हटाओ अभी दिवाली आएगी उसमें ऑफर चलेगा उसमें दवा ले लेंगे। ऐसा होता है क्या कि दिवाली आएगी तब ऑफर चलेगा तब दवा ले लेंगे? बीमार आज पड़े हो, दिवाली 6 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद दवा खाओगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो अब हमने तुमको बताया मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आप पोस्टपोन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, कैन नॉट बी पोस्टपोन। हाँ, कार लेनी है, फर्नीचर लेना है, तो अब यहां पे क्या होगा? अरे ठीक है यार अभी रुक जाओ, कार लेनी है, कुछ दिन रुक जाओ, हो सकता है बजट आ जाए उसमें कार सस्ती हो जाए,
या हो सकता है गवर्नमेंट क्या कहते हैं दिवाली ऑफर में कार सस्ती मिल जाए, हो सकता है कोई नई कार आ जाए। तो यहां पे क्या है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो। आप कार खरीदने जा रहे थे और पता चला कि भैया कार के प्राइस इधर बढ़ गए। आप फर्नीचर खरीदने जा रहे हो, पता चला गवर्नमेंट ने जो है टैक्स बढ़ा दिया, फर्नीचर महंगा हो गया। तो वहां पे क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी डिमांड को हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। पोस्टपोन कर सकते हैं तो वहां पे डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। आपको खरीदना था, लेकिन जैसे सोना, अब गोल्ड, अगर घर में आपके कोई शादी 2-3 महीने के अंदर नहीं होनी, नॉर्मली आपने सोचा था गोल्ड लेना है, ठीक है, आपको गोल्ड लेना है, आप लेने का प्लान कर रहे थे, प्राइस बढ़ गया, तो कौन सा ऐसा कि सोना नहीं खरीदा तो मर जाओगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है ना। खरीदना था, कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ गया, अभी रुक जाओ, बाद में खरीद लेंगे, तो आप अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो ना। तो वहां पे डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी है, ये तो पोस्टपोन नहीं कर सकते हो भाई, खरीदना है तो खरीदना है, तो यहां पे डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। फिर है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या होता है कि किसी चीज को हमें एकदम अर्जेंट चाहिए शॉर्ट पीरियड में, या ठीक है लॉन्ग पीरियड में कि लेना है। अभी क्या था, शाम हुई, बेटे ने पापा से आगे कहा, पापा वो टी शर्ट खरीदनी है, वो कल स्कूल लेके जाऊंगा। पापा एकदम हाइपर, कल स्कूल जाना, तुम शाम में 7 बजे बता रहे हो। अब गए भैया, जल्दी जल्दी मार्केट पहुंचे, अब वहां वो मिल ही नहीं रहा, एक दुकान पे गए, कह रहा है तो, लेकिन महंगा है। अब क्या कर सकते हो, आपको तुरंत लेना है ना, तो शॉर्ट पीरियड में डिमांड क्या हो जाती है, इनइलास्टिक। अब महंगा है चाहे सस्ता है, जो प्राइस है वो है, आपने ले लिया। हाँ, अगर उसने पहले से बता दिया कि अरे पापा लेना है हमको, इस दिन पे देना, तो आप जाओगे, आप पता करोगे, आप रिसर्च करोगे, आपके पास पूरा टाइम होता है, आप वेट करोगे। क्योंकि लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, कोई नया सब्स्टिट्यूट आ जाए, हो सकता है ठीक है कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो नए सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाते हैं, इस वजह से लॉन्ग पीरियड में डिमांड क्या होती है, इलास्टिक। शॉर्ट पीरियड में जो है बस वही लेना है, अब उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो अवेलेबल है, वरना तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लॉन्ग पीरियड में इतना टाइम होता है कि आप अपनी डिमांड को एडजस्ट कर सकते हो, कोई नया सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो। तो क्योंकि डिमांड एडजस्ट हो सकती है, इसलिए डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। और शॉर्ट पीरियड में वही डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। अब एक होता है प्राइस रेंज। तो प्राइस रेंज में एक होता है वेरी हाई और वेरी लो, एक होता है मॉडरेट। वेरी हाई, बहुत महंगी चीज है, कौन खरीदता है, रिच। अब रिच लोग क्या प्राइस देख के खरीदते हैं, कभी नहीं। वेरी लो, कौन खरीदता है, पुअर। अब इसको मत बोलना कि सर ये प्राइस देके नहीं खरीदता है, ये प्राइस देके खरीदता है, इसलिए तो सबसे सस्ती चीज खरीद रहा है। अब इसका अगर प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो ये ऑलरेडी सबसे सस्ती खरीद रहा है ना, इससे महंगे वाले थोड़ी जा पाएगा। बात समझो, एक प्राइस 1000 था, एक 100 था, एक 10 था, एक 2 था, तो वेरी लो ये था, वो ये खरीद रहा था। अब ये बढ़ के अगर 4 हो भी गया तो 10 से तो अभी भी सस्ता है ना, तो और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इसलिए वेरी हाई और वेरी लो में डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। भाई रिच लोग प्राइस के हिसाब से खरीदते नहीं है, वो प्राइस बढ़े या घटे उनकी डिमांड जो है वैसे चलती रहती है। पुअर के हिसाब से होता है कि वो ऑलरेडी सबसे सस्ती चीज खरीद रहा है, अब अगर थोड़ा प्राइस बढ़ भी गया तो वो क्या करेगा, ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन तो नहीं, उसी में थोड़ी बहुत डिमांड को एडजस्ट करता है। लेकिन मॉडरेट प्राइस रेंज वाली जो चीजें होती हैं, ये खरीदता है बेचारा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मतलब हम लोग। अब तुम लोग अपने हिसाब से समझ लेना, तुम लोग हो कि नहीं हो, भाई मैं तो हूं मिडिल क्लास। तो वो खरीदता है मॉडरेट प्राइस। तुम समझो, ये वेरी हाई है, ये वेरी लो है, वो यहां बीच में रहता है मॉडरेट। अब इसका प्राइस बढ़ गया तो वो हाई के करीब हो गया, मिडिल क्लास कहता है यार मेरे तो बस के बाहर हो गया। अगर थोड़ा सा प्राइस कम हो गया, कहेगा अरे तो खरीद सकते, बटोर लो। वो ये करता है, क्योंकि जो मॉडरेट है वो बीच का रेंज है। प्राइस बढ़ा तो महंगा हुआ, हाई के करीब गया तो कहता मेरे बजट के बाहर है, वो दूर भागे, अरे नहीं खरीद पाएंगे। और प्राइस कम हुआ, कहता बटोर लो जितना बटोर सकते हो।
तो इसलिए इसकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। समझे? फिर आता है आपका क्या, हैबिट, आदत से मजबूर। अब जिस चीज की आपकी हैबिट लगी हुई है, आप हैबिचुअल हो, आदत से मजबूर हो, वहां प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए, अगर आप हैबिचुअल हो तो फिर डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो लोग टोबैको और सिगरेट वाले होते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, टोबैको और सिगरेट पे गवर्नमेंट बहुत हाई टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट कहती है भाई इससे हम दो काम करते हैं, जो टैक्स से जो पैसा आता है हम उसको रिहैबिलिटेशन पे यूज करते हैं, प्लस दूसरी चीज हम उसको महंगा करके डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, वो खा रहे थे कोई सा एक मसाला, अब वो महंगा हो रहा है, तो वो क्या भाई दिन में 10 खा रहे थे, 10 से 8 पे आ जाएंगे, यही तो होएगा। उसके बाद क्या होगा, उनको कोई सस्ता ब्रांड, अच्छा मसालों में खास बात क्या है, एक मसाला स्टार्ट होता है धीरे धीरे महंगा होता है, जब वो महंगा होता है फिर उसका एक दूसरा वर्जन आ जाता है सस्ता, कोई नया ला देता है सस्ता वाला, लोग उस पर आ जाते हैं, फिर वो महंगा होते 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 फिर एक दूसरा आ जाता है सस्ता। हमेशा तुम देखोगे मसालों में कभी कोई फेमस होता है, कभी कोई फेमस होता है। तो बस वही है, जिस चीज की आपको आदत लगे, अब चाहे भाई पैसा कुछ भी हो जाए, आदत यानी कि शौक तो बड़ी चीज है। फिर आप कहाँ किसी चीज का मुंह देखोगे और पैसे का मुंह देखोगे, आपकी डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक है। खाना है तो खाना है, जाना है तो जाना है वाला हिसाब हो जाता है। तो इसलिए जहां पे आदत आ जाती है वहां पे डिमांड क्या हो जाती है, इनइलास्टिक हो जाती है। ठीक है, और लास्ट है हमारा 9 ही है ना, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर का क्या है कि हाई इनकम ग्रुप की अगर आप बात करोगे, इनके लिए डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। ये कोई समझाने वाली बात तो है ही भाई, अमीर आदमी है वो थोड़ी प्राइस देख के डिमांड खरीदता है। ठीक है, तो हाई इनकम वाले जो लोग होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। और मिडिल इनकम वाले जो होते हैं, और पुअर इनकम वाले जो होते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। क्योंकि ये लोग की इनकम कम है, इनका बजट बहुत तेज बिगड़ता है, इसलिए अपने बजट को मेंटेन करने के लिए ये अपनी डिमांड को बहुत ज्यादा एडजस्ट करते हैं। इनका क्या है कि आप प्राइस कुछ भी कर दो, इनका बजट कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, इसलिए इनको मुंह ही नहीं देखना। प्लस इनके लिए एक चीज और आ जाती है, स्टेटस वाली बात होती है। थोड़ा महंगा हो भी गया तो स्टेटस है, अगर हमने महंगा होने पे नहीं खरीदा ना तो स्टेटस पे आंच आ जाएगी, तो वहां पे इनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है, हाई इनकम या रिच पीपल। तो ये थे हमारे सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तुमने देखा हमने हर फैक्टर में बस यही बताया कि कैसे या किस रीजन से इलास्टिक होगा, किस रीजन से इनइलास्टिक होगा। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो यही चीज करना।